तो चलिए आज हम अपनी चर्चा को प्राणायाम और ध्यान साधना में आगे बढ़ाते हैं। अभी तक जो हमने चर्चा करी वो ये थी कि प्राणायाम के लिए किन किन चीज़ों की प्रिपरेशन चाहिए। आसनों की प्रिपरेशन चाहिए, स्थान की प्रिपरेशन चाहिए, भोजन की चाहिए, मुद्राओं के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्राणायाम के लिए बहुत लाभकारी हैं और बहुत आवश्यक हैं। लाभकारी के साथ साथ आवश्यक है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आती है प्राणायाम में, वो आता है बंध। प्राणायामों के दौरान जो है बंधों का प्रयोग करना ज़्यादा फायदेमंद होता है। हालांकि कहीं कहीं पर क्या होता है कि जैसे कोई बिगिनर है, वैसे बिगिनर तो प्राणायाम के लिए तैयार भी नहीं होता है, लेकिन अगर सपोज दैट आप टीचिंग कर रहे हैं और किसी को समझा रहे हैं, करा रहे हैं, बिगिनर है, उसने कहा मुझे प्राणायाम करना है, चलो आपने उसको कैसे एक्सपीरियंस करने के लिए प्राणायाम कराया, तो हम वहाँ पर ये भी कहते हैं कि चलो वो अभी बिगिनर है तो उसको बंध ना कराए जाएं। आजकल बंध को लोग बाई लॉक कहने लग गए हैं। मेरा मानना है कि बंध का शाब्दिक अर्थ जो है वो लॉक नहीं है। भाई अगर आप ऊर्जा को, अगर आप एनर्जी को लॉक कर देंगे तो वो कार्य कैसे करेगी। अच्छा, यहां पर हम बंध बोल रहे हैं, बंद नहीं बोल रहे हैं, तो थोड़ा शब्द में भी अलग भाव है, उसको भी समझना पड़ेगा ना। ये क्या है, बंध धा का साउंड है, न कि दा का साउंड है, तो हमें बंध बोल रहे हैं। तो बंध का शाब्दिक अर्थ वैसे अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बंधन से भी जुड़ा हुआ होता है, या बांधना माल बोल सकते हैं। अगर बंधन ना बोले तो बांधना उसको कह सकते हैं। तो एक प्रकार बंध जो है वो ऊर्जा को एक स्थान पे बांधना है, ताकि उस स्थान का एनर्जी का स्टिमुलेशन थोड़ा तेज हो जाए, ताकि उस स्थान पे वो ऊर्जा ज्यादा काम कर सके, है ना। तो मुख्य रूप से हठयोग के ग्रंथों में 3 प्रकार के बंधों का वर्णन किया जाता है। सबसे पहला बंध जो बताया वो बताया मूल बंध, जो कि मूल प्रदेश में गुदादार के आसपास, पेरिनियम के आसपास में लगाया जाता है। दूसरा जो बंध बताया वो क्या बताया, उड्यान बंध, पेट वाला जो बंध है। और तीसरा बंध जो बताया वो जालंधर बंध। ठीक, मूल बंध को मूल इसलिए कहा क्योंकि रूट में है, बिल्कुल बेस में है, इसलिए वहां अंग्रेजी में हमने उसको रूट लॉक कहना शुरू कर दिया। उड्यान बंध को कहीं कहीं पर स्टमक लॉक बोलते हैं, कहीं कुछ लोग नेवल लॉक बोलते हैं। उड्यान, इसको उड्यान प्रदेश कहा जाता है। नाड़ियों की जो शुरुआत है वो भी हमारे नाभि प्रदेश से ही होती है। सारी नाड़ियों का उद्गम स्थान क्या है, नाभि है, इसलिए इस स्थान को भी बड़ा महत्वपूर्ण रखा गया है। और तीसरा जो बंध बताया जालंधर। अब इसको जालंधर बोलने के पीछे कारण क्या है, बहुत सारे लोगों को आप पूछेंगे तो बहुत सारों को पता नहीं, वो बोलेंगे तो जालंधर बंध, लेकिन जालंधर क्यों कहा गया भाई इसको, क्या क्या कारण होगा जालंधर कहने का। मुख्य कारण है कि इस प्रदेश को जाल प्रदेश कहा गया। जाल का मतलब क्या होता है, जाल जैसे जाल होता है ना, मछली के लिए जाल बिछाया, जैसे जाल होता है, नेट होता है, तो यहां पर क्या है, हमारे जाल है। किसका जाल बिछा हुआ है, नसों का, नाड़ियों का, आर्टरीज का, वेन्स का, या वो बंच ऑफ जाती है ना, यहां से आर्टरीज वेन्स बहुत सारी जाती है ब्रेन के लिए। तो ये जाल प्रदेश कहा गया कि ये जाल है, इसलिए उसको जालंधर बोला गया। तो मैं हमेशा किसी से कहता हूं कि अगर आप किसी शब्द को पढ़ने जा रहे हैं तो सिर्फ उसकी डेफिनेशन मत पढ़िए, पहले उसका मीनिंग भी समझिए। तो जब आप मीनिंग समझ जाएंगे तो उससे पता चल जाएगा आपको इसको जाल क्यों कहते हैं, जालंधर क्यों कहते हैं, मूल क्यों कहते हैं, उड्यान क्यों कहते हैं, है ना। तो 3 बंध बताए, महाबंध पे बाद में चर्चा करेंगे। इनमें से जो 2 बंध हैं, मूल बंध और जालंधर बंध, इनको बाह्य कुंभक और अंता कुंभक दोनों तरफ किया जाता है। बाह्य कुंभक का मतलब हुआ कि एक्सटर्नल रिटेंशन के साथ, और अंता कुंभक का मतलब हुआ इंटरनल रिटेंशन के साथ। अब जैसे आपने सांस अंदर ली, सांस रोकी,
सांस रोकने को ही कुंभक कहा गया है। और अगर आप थोड़ी सी गहराई में जाएं तो ध्यान रखना कि प्राणायाम को प्राणायाम नहीं लिखा गया हठ योग ग्रंथों में। मतलब जहां वो सूत्र है, सहित सूर्य वेदस्त जय शीतली शीतकारिता भ्रस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लावनी तेस्ट कुंभका, ऐसा कुछ लिखा है। तो जहां पर वो सूत्र लिखा गया है वहां पर उन्होंने प्राणायाम नहीं लिखा, वहां उन्होंने क्या लिखा उसको, कुंभक। अब मैं आता हूं उस बात पर कि प्राणायाम को प्राणायाम कब कहते हैं। प्राणायाम को प्राणायाम तब कहा जाता है जब आप इनहलेशन और एक्सहेलेशन के बीच में ब्रेथ का रिटेंशन करें, तब वो प्राणायाम होता है। वरना अगर आप धीरे धीरे सांस अंदर ले रहे हैं, धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ रहे हैं, तो वो कॉन्शियस ब्रीदिंग हो सकती है। ये शरीर को आप खूब हिला डुला रहे हैं और सांसों को भी चला रहे हैं साथ साथ में, वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो सकती है, वो प्राणायाम नहीं हो सकता है। प्राणायाम कब होगा, जब आप कुंभक लगाएंगे। और कुंभक के साथ साथ अगर आपने बंध लगा लिए, वैसे बोला ही गया है कि कुंभक के साथ बंध ही लगानी, तो बहुत सारे लोग बंध लगाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो वो कुंभक में ही थोड़ा बहुत करके काम कर लेते हैं। तो बंध कैसे लगाएं, आपने सांस अंदर ली, सांस रोकी, जैसे ही आपने सांस रोकी वैसे ही अपने गुदा द्वार को, जो आपका पेरिनियम एरिया है, उसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो मूल बंद हो गया। ध्यान से सुनना, तो क्या हो गया, मूल बंद हो गया। मूल बंद हो गया। अब जितनी देर आपकी कैपेसिटी है उतनी देर आप सांस रोक सकते हैं, तो रोकें। उसके बाद पहले बंद को छोड़ें, फिर सांस को छोड़ें। सांस रोकने के बाद बंद को लगाना है और सांस छोड़ने से पहले बंद को छोड़ना है। कहीं कहीं पर कुछ लोग ज्ञानी जन ये भी बोलते हैं कि सांस के साथ साथ बंद को छोड़ दीजिए। कर सकते हैं ऐसा भी, ऐसा कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, ठीक है। तो अर्ली स्टेज के लिए मैंने बताया कि आप सांस छोड़ने से पहले बंद को रिलैक्स करें, फिर सांस को छोड़ें। तो मूल बंद जो है हमने इंटरनल तो बता दिया आपको। अब बहुत एडवांस स्थिति में जब आप जाएंगे प्राणायाम की, एडवांस स्थिति में, एक्सटर्नल रिटेंशन थोड़ा एडवांस में बताया गया, तो जब आप एडवांस स्थिति में जाएंगे प्राणायाम की, तब आपको क्या करना है, तब आपको सांस को बाहर भी छोड़ना है, बाहर छोड़ने के बाद बाहर रोकना है और फिर मूल बंद लगाना है। और जितनी देर रोक सके, फिर धीरे बंद छोड़ा, फिर सांस को ले लिया। तो मूल बंद को बाहर भी लगा सकते हैं और अंदर भी लगा सकते हैं। बिगिनर शुरुआत जो है वो अंदर से ही होती है, इंटरनल रिटेंशन के साथ। ऐसे ही जालंधर बंद के साथ भी है। जैसे ही जालंधर बंद आपने लगाया, सांस ली, सांस रोकी, एक इंटरनल के साथ कर दिया, सांस छोड़ी, बाहर रोकी, फिर लगा दिया, तो वो एक्सटर्नल के साथ हो गया। लेकिन उड्डयन बंद एक ऐसा बंद है जो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल रिटेंशन के साथ ही लगेगा। वो बाह्य कुंभक के साथ ही लगेगा, अंतः कुंभक के साथ नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें आप अपने पेट को पूरा अंदर खींच लेते हैं। पहले सांस बाहर छोड़ी, पेट को अंदर खींचा पूरी तरह से, और तब वो उड्डयन बंद, उस पेट को वहीं रोक लिया और सांस भी बाहर ही रोक दी, तो उसे उड्डयन बंद कहते हैं। वो इंटरनल रिटेंशन के साथ नहीं होगा, वो बाह्य कुंभक के साथ ही होगा। तो कुंभक में ये विशेष ध्यान देना, बंद में ये विशेष ध्यान देना जरूरी है। मैंने जैसे अभी कहा कि जो बिगिनर है उसको शायद ना कराया जाए, पहले पहले धीरे धीरे उसको कुंभक का अभ्यास कराया जाए, कुंभक के साथ साथ धीरे धीरे उसको बंद का अभ्यास कराया जाए। तो क्या होता है कि एक तो लंग्स कैपेसिटी बढ़ेगी, और धीरे धीरे बंधों के अनेक लाभ हैं, आध्यात्मिक लाभ हैं, शारीरिक लाभ हैं, मनोवैज्ञानिक लाभ हैं, है ना। तो ऐसे लाभ भी, मानसिक लाभ हैं, वो भी लाभ धीरे धीरे मिलेंगे। लेकिन इन बंधों में कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन भी बताए गए हैं, तो उनको भी थोड़ा समझ लेते हैं ब्रीफली। मूल बंद जब भी आप किसी को कराएं तो ध्यान रखें, आपको उसको मेंशन करा देना है, बाकी तो उसको पता है, क्योंकि आप तो देख नहीं सकते वो बंद लगा रहा है नहीं लगा रहा है।
तो एक बार उसको बता दीजिए, क्योंकि प्राणायाम टीचिंग में ये बहुत जरूरी होता है कि आदमी को आगाह करना जरूरी है किसी भी चीज की। हालांकि सारी योगिक क्रियाओं में बता देना चाहिए कि ये किसके लिए अच्छा है, किसके लिए नहीं अच्छा है। तो देखिए, मूलबंध विशेषतया किसी को यूरिन इन्फेक्शन है, पीरियड हो रहे हैं, जो मेंस साइकिल जो हमारी माताओं बहनों में होती है, उसमें जब होता है तो नहीं कराएं, है ना। और कॉन्स्टिपेशन किसी को बहुत क्रॉनिक है तो ना कराएं, क्योंकि मूलबंध ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करेगा। अब ऊर्ध्वगामी करेगा तो वो पहले ही वहां ऑन ब्लॉक्ड है एनर्जी, और फिर आपने और ऊपर की तरफ खींच दिया तो वो थोड़ा, जैसे यूरिन इन्फेक्शन है तो वो और ऊपर ले जाएगा उस इन्फेक्शन को। तो बेटर कि ना कराएं उस दौरान, है ना। दूसरा जो है उड्यान बंद है तो उसको ना कराएं। किसी को मेजर सर्जरी हुई है, किसी को हर्निया है, किसी को सिस्ट है, किसी को इंटेस्टाइन में अल्सर वगैरह हैं, तो पहले उसकी जांच परख अच्छे से हो जाए तभी उसको उड्यान बंद कराया जाए। जालंधर बंद में विशेषतया मुख्य रूप से बताया गया है कि जैसे गर्दन में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस किसी को वगैरह हो रहा है तो उसको फॉरवर्ड बैंड करने को मना किया गया है, तो इसीलिए जालंधर बंद उसको नहीं करना चाहिए, ऐसा बताया गया। तो ये बंद हैं। इस तरह से बंधों का प्रयोग प्राणायाम के दौरान किया जाता है। ध्यान के दौरान बंध का प्रयोग ऐसा नहीं बताया गया है। जब आप ध्यान कर रहे हो तो बंधों के प्रयोग के विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है। इसका मतलब उनको बंधों को वहाँ पर नहीं करना है। तो बंध को जो करना है कहाँ पर करना है? प्राणायाम के दौरान करना है। हालांकि कुछ लोग सिंपल श्वास प्रश्वास में भी बंधों का प्रयोग करते हैं। तो सिंपल श्वास प्रश्वास जब रिटेंशन होगी तो वो प्राणायाम हो जाएगा। जब उसमें, भाई पतंजलि भी कह रहे हैं तस्मिन् स्वति श्वास प्रश्वास योग विच्छेद प्राणायाम, कि श्वास और प्रश्वास की गति का विच्छेदन करना है, उसको तोड़ना है, उसका विच्छेदन किससे होगा? भाई कुंभक से ही होगा। उसी को पतंजलि ने स्तंभ भृत्ति प्राणायाम कहा है ना। बाह्याभ्यंतर विषयक्षेपी, ऐसा कुछ उन्होंने लिखा है सूत्र में। और एक प्राणायाम उन्होंने कहा कि बाह्य, अंता और स्तंभ वृत्ति। बाह्याभ्यंतर विषयक्षेपी शायद चौथा उन्होंने कहा है। तो ऐसे 4 प्रकार के प्राणायाम का वर्णन पतंजलि भी करते हैं, है ना। और हठयोग की भाषा में इसको पूरक, रेचक और कुंभक कहा जाता है। पूरक का मतलब होता है सांस को अंदर लेना, रेचक का मतलब होता है सांस को बाहर छोड़ना, और कुंभक का मतलब होता है सांस को रोकना। और सांस रोकने के साथ साथ अगर आपने बंद का प्रयोग करा तो वो सोने पे सुहागा हो जाएगा। लेकिन ये विशेष ध्यान रहे कि कुंभक किसको करना है, बंद किसको करना है, किसको नहीं करना है। तो ये एक बंद की प्रिपरेशन है। फिर आता है महाबंद। महाबंद के विषय में कहा गया है कि जब आप एक साथ तीनों बंधों को लगाते हैं तो महाबंद होता है। लेकिन एक ध्यान रखने वाली विषय यह है कि महाबंद में आप उड्यान बंद भी लगा रहे हैं। तो उड्यान बंद लगा रहे हैं तो महाबंद सिर्फ लगेगा एक्सटर्नल रिटेंशन के साथ, बाह्य कुंभक के साथ लगेगा सिर्फ। और उसको लगाने का तरीका भी बताया गया कैसे, कि पहले आप सांस लीजिए, सांस छोड़िए पूरी। अब पूरी सांस छोड़ ली, रोक ली, अब पहले मूल बंद लगाइए, फिर उड्यान बंद लगाइए, फिर जालंधर बंद लगाइए। और छोड़ना कैसे है? पहले जालंधर बंद छोड़िए, फिर उड्यान बंद छोड़िए, फिर मूल बंद छोड़िए। ये महाबंद हो गया। तीनों बंद एक साथ तो ग्रेटेस्ट बंद हो गया। समझ रहे बात? तो इस तरह से बंधों का प्रयोग करना चाहिए हमको प्राणायाम के दौरान। पर अब इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि बिगिनर है कि प्रैक्टिशनर है। अगर प्रैक्टिशनर है तो ओके, चलो वो कर सकता है, उसने किया है। और प्रैक्टिशनर नहीं है, बिगिनर है, तो उसको प्रिपेयर करना होगा। हठ योग में कोई भी चीज है, अगर उसने पहले कभी नहीं करी है तो उसको प्रिपेयर कराना पड़ेगा। पहले उसको समझाना पड़ेगा और धीरे धीरे उसके शरीर को तैयार करना पड़ेगा। जैसे कि हम षटकर्म में करते हैं तो पहले दिन हम किसी की नाक में सूत्र नहीं डालते हैं। पहले कुछ दिन तक हम उसे सिर्फ जलनेति कराएंगे, कुछ दिन तक जलनेति कराएंगे, ताकि नेजल कैविटी को एक एहसास हो जाए कि अंदर कुछ आता है, नेजल कैविटी में कुछ जाता है। वो यूज टू जैसी हो जाएगी तब हम थोड़ा सूत्र डालेंगे, धीरे 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 धीरे। तो क्या होगा, बॉडी उसको इजीली एक्सेप्ट करेगी। अगर आपने पहले दिन ही सूत्र डाल दिया
तो बॉडी क्या है, उसको कंप्लीटली रिजेक्ट कर दी और कॉम्प्लिकेशन भी पैदा हो सकते हैं। तो योग में किसी भी चीज को करने के लिए प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो सब प्रिपरेशन था प्राणायाम के लिए, समझ रहे हैं बात? तो प्राणायाम के लिए प्रिपरेशन बहुत अति आवश्यक है। बैठने का प्रिपरेशन होना चाहिए, स्थान का प्रिपरेशन होना चाहिए, फूड का प्रिपरेशन होना चाहिए, आसनों की प्रिपरेशन होनी चाहिए, फिर जाके आपके मुद्रा और बंद की प्रिपरेशन होनी चाहिए, तब जाके कहीं उसको थोड़ा सा प्राणायाम की स्थिति में हम ला सकते हैं। साथ ही साथ फिर आपको पता होना चाहिए रेशियो। अब बिगिनर है, अब बिगिनर के लिए जो रेशियो बताया वो कैसे बताया है? बिगिनर के लिए जो रेशियो बताया है वो बताया 1:1:1। 1:1:1 का मतलब आप यहां पर थोड़ा टाइमिंग जोड़ लीजिए 1 के साथ। मान लीजिए 1, पहला 1 5 सेकंड है, दूसरा 1 5 सेकंड है, तीसरा 1 5 सेकंड है। तो 5 सेकंड इनहेल किया, 5 सेकंड होल्ड किया, 5 सेकंड एक्सहेल किया। ऐसा बिगिनर का रेशियो। थोड़ा एडवांस में जाएंगे तो 1:2:1 हो जाएगा कि 5 सेकंड अंदर लिया, 10 सेकंड भीतर रोका, 5 सेकंड बाहर छोड़ा। थोड़ा बहुत एडवांस और जाएंगे तो 1:2:1:1। अब एक्सटर्नल भी जोड़ दिया। फिर और एडवांस जाएंगे तो 1:2:1:2। इंटरनल एक्सटर्नल बराबर कर दिया। बहुत एडवांस में जाते हैं तो 1:2:2:2:4। एक्सटर्नल रिटेंशन को ज्यादा करने के लिए बोला गया है। आप अगर सांस को लंबे समय तक बाहर छोड़ेंगे या बाहर रोकेंगे, उतना ही लंग्स आपका स्ट्रांग होगा। इस चीज का विशेष ध्यान देना हमेशा। हमारे जितने भी आध्यात्मिक ग्रंथ लिखे गए हैं वो इसी साइंस के आधार पर लिखे गए हैं कि हमारी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाना। लॉन्ग ब्रेथ लॉन्ग लाइफ, शॉर्ट ब्रेथ शॉर्ट लाइफ, इसका ध्यान रखना। लंबी गहरी सांस जो है वो लंबा गहरा जीवन है, और जितना छोटी सांस उतना छोटा जीवन। इसमें एक विशेष चीज ये है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया कि एक्सटर्नल रिटेंशन को लंबा बताया एडवांस स्टेट पर। क्यों? ताकि एक तो आपका लंग्स पूरी तरह खाली हो जाए, पूरी तरह खाली हो जाए। ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, रेस्पिरेशन में बड़ी एक गड़बड़ी कर रहे हैं। हम अपने लंग्सों को पूरा खाली नहीं कर रहे हैं। एक तो डायफ्रामेटिक ब्रेथ नहीं कर रहे हैं। ब्रेथ कैसी होनी चाहिए? एक शिशु के समान। जैसे न्यूबॉर्न बेबी आपने देखा हो, बच्चा पैदा होता कैसे सांस लेता, पेट को करता है अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर। हमें भी ऐसे ही सांस लेनी चाहिए इन जनरल। बट क्या होता है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हम क्या होते हैं, थोड़ा स्ट्रेस हो जाते हैं, कॉन्शियस हो जाते हैं, ओवर क्या बोलते हैं इसको, एंशियस हो जाते हैं। तो धीरे धीरे क्या होती है, हमारी ब्रेथ जो है वो चेस्ट में शिफ्ट हो जाती है। सांस जो है वो बेसिकली यहीं से लेनी चाहिए। सांस ली तो पेट फूलना चाहिए, सांस छोड़ी तो पेट अंदर जाना चाहिए। उससे क्या होता है, पूरा डायफ्राम यूज हो रहा है, लंग्स पूरे खाली हो रहे हैं। तो जब आप सांस छोड़ें तो बाहर ज्यादा रोकें। एडवांस स्टेज पर, शुरू में नहीं। शुरू में आप किससे पूछो, अंदर थोड़ा रोक लेगा, बाहर रोक भी नहीं पाएगा। बाहर रोकने में थोड़ी उसको तकलीफ होगी, अंदर भले ही वो ज्यादा रोक लेगा। मैंने कहा हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ सारे इसी मॉडल पे लिखे गए हैं। स्रोत ऐसे लिखे गए हैं, मंत्र ऐसे लिखे गए हैं, सूत्र ऐसे लिखे गए हैं। बहुत सारे सूत्र आप देखेंगे एक लाइन में लिखे गए हैं, क्योंकि जब आप उसे चैंट करें, जब आप उसे बोलें, जब आप उसे प्रोनाउंस करें तो एक ही ब्रेथ में करें। व्याधिस्थ्यान संशय प्रमादा लस्य वृत्ति भ्रांति दर्शना लब्ध भूमिकत्वानि वस्तत्वानि चित्त विक्षेपास्तेन्तराया। आपने एक साथ बोला, एक सांस में बोला, सांस पूरी बाहर गई, उतने लंग्स आपके खाली हुए नहीं हुए? शंख बजाने की प्रैक्टिस क्या है? जितना लंबा आप शंख बजाएंगे उतना ज्यादा आपका एक्सेल होगा, उतना ज्यादा आपका लंग्स खाली होगा। आजकल तो ओम भी चैंट लोग करते हैं, तो ओ शांति 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 हो गया।
भाई अगर एक्चुअल में हम ओम को चैंट करें, उच्चारण करें, चलो एक साथ सब करते हैं जरा एक बार, कैसे करते हैं ओम का उच्चारण? चलो आंखें बंद करो, सब एक बार उच्चारण करते हैं, जरा देखते हैं कैसे करते हैं। तो ओम का उच्चारण ऐसे होना चाहिए एक साथ, चलो सब करते हैं, इनहेल करेंगे सब एक साथ। देखो कितना लंबा हुआ। और करेंगे ओ, हो गया खत्म। हमने क्या किया, हमने आकार उकार मकार तीनों साउंड को हमने इक्वली चैंट किया, तो हम लंबे जाए गए, हम लंबे सांस छोड़ी, समझे? तो मंत्र भी ऐसे ही लिखे गए ताकि, आपने देखा होगा जो पंडित जन होते हैं वो मंत्रों का उच्चारण एक सांस में कितने लंबे समय तक करते हैं। कारण ये है कि ताकि लंग्स की कैपेसिटी बढ़े, क्योंकि भारत की जितनी भी विधाएं हैं वो सब यौगिक क्रियाएं हैं, चाहे वो कर्मकांडी क्यों ना हो, वो भी एक यौगिक प्रक्रिया है, और उसमें भी लंग्स की कैपेसिटी का विशेष ध्यान रखा गया है। बात ये नहीं है कि हमें ज्यादा ऑक्सीजन लेना है अंदर, बात यह है कि हम लिमिटेड ऑक्सीजन के साथ लंबा सरवाइव कर सकें, हमें उतना ट्रेंड होना है। ये नहीं करना है, लोग कहते हैं ना ताकि हम ज्यादा ऑक्सीजन अब्जॉर्ब कर सकें। अरे भैया जितनी कैपेसिटी होगी उतना ही तो ऑक्सीजन ले पाओगे, उससे अधिक ऑक्सीजन कैसे ले पाओगे? और सांस जब हम लेते हैं, साइंटिफिकली अगर जाएं तो सांस के साथ साथ ऑक्सीजन ही अंदर नहीं जाती है, बाकी बहुत सारी गैसें जो तो एनवायरनमेंट में वो भी अंदर जाती है। ऑक्सीजन का तो मुझे लगता है बहुत कम परसेंटेज अंदर जाता है, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा जाती है शायद, जहां तक मुझे सुना है, पढ़ा है, देखा है। जो जो गैसेज आपके आसपास होंगी वो ज्यादा अंदर, वो भी तो साथ में जाएंगी ऑक्सीजन के, एक ऑक्सीजन ही थोड़ी ना जा रही है, तो ऑक्सीजन ज्यादा कैसे ले लोगे? नहीं, जितनी ऑक्सीजन आप ले रहे हैं उसके साथ लॉन्ग टर्म तक सरवाइव करना, उसे लंग्स कैपेसिटी बढ़ाना कहते हैं। आप एक बार सीढ़ी चढ़िए ऊपर, नीचे उतरिए थोड़ी तेजी से, फिर एक बार चढ़िए ऊपर, तो मुंह खुल जाएगा सांस लेने के लिए। अब एक एथलीट को देखिए, वो दौड़ रहा है 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर कह रहा हूं मैं, मीटर, हाँ कुछ लोग किलोमीटर भी दौड़ते हैं, मैराथन वाले। तो जब वो लंबा डिस्टेंस में दौड़ रहा है तो वो नाक से ही सांस ले रहा है, मुंह से नहीं ले रहा है, क्योंकि मुंह से सांस लेना है, लंग्स जल्दी टायर्ड होते हैं, लंग्स टायर्ड होते हैं तो हार्ट बीट बढ़ेगी, आदमी थक जाएगा। लेकिन नाक से सांस लेता रहेगा तो लंग्स टायर्ड नहीं होंगे, वही ट्रेनिंग है प्राणायाम, और उसी से हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन कर सकते हैं। तो न ज्यादा सर्दी लगेगी न ज्यादा गर्मी लगेगी, क्योंकि प्राणायाम का प्रभाव ही कुछ ऐसा है। ठीक है, और जो विशेष रूप से बताया गया है हठयोग के ग्रंथों में, प्राणायाम प्रतिष्ठायाम लाघवम, प्राणायाम से हल्कापन आता है शरीर में, प्राणायाम शरीर को हल्का बना देता है। हल्का कैसे? लाइक अ फेदर, मतलब आप ऐसे लगते हैं जैसे एक फेदर हो गए हों, एक पंख के समान आप लगते हैं, क्योंकि अननेसेसरी जो बर्डन है, जो एंजाइटी है, टेंशन है, डिप्रेशन है, ईगो है, जेलसी है, एंगर है, वो हमने होल्ड करा हुआ है। प्राणायाम उन सबको डिटॉक्सिफिकेशन कर, उनको हटा देता है। और ऐसे ही पतंजलि भी कुछ कहते हैं कि ततच्छीयते प्रकाशावरणम, कि प्राणायाम की सिद्धि का जो फल है वो ये है कि हमारे जो ज्ञान है हमारे भीतर, उसके ऊपर जो आवरण है वो सब हट जाता है। वो आवरण मिसकंसेप्शन का हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग का हो सकता है, इल्यूजन का हो सकता है, डिल्यूजन का हो सकता है, कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो वो सारा आवरण हट जाता है और हमें अपना ज्ञान दिखाई देने लगता है।
तो ये प्राणायाम का फल भी बताया है, हठ योग में भी और पतंजलि योग सूत्र में भी। तो यहां पर हमारी प्राणायाम की प्रिपरेशन का जो डिस्कशन है वो अब हो गया है लगभग समाप्त। अब हमारा जो अगला विषय होगा वो होगा प्राणायाम की प्रकार, और पहले तो यही समझेंगे प्राणायाम कहते किसको हैं। तो कल का जो विषय रहेगा वो प्राणायाम किसे कहते हैं और प्राणायामों के जो प्रकार हैं वो कैसे कैसे हैं। ठीक है, धन्यवाद।